है प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का, जहां 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, जिसको लेकर सियासी महकमे में हलचल देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 फेज में चुनाव होने हैं, जबकि हरियाणा की सभी 90 सीटों पर सिंगल फेज में चुनाव होने हैं। दोनों राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे और दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। गठबंधन के तहत दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग पर सहमति भी बन गई है और इसके तहत फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर तो कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं इसके अलावा सीपीआई-एम और पैंथर्स के खाते में एक-एक सीटें आई है, जिस पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर थे, जहां इस दौरान उन्होंने पालघर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और इसके अलावा अजीत पवार, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस कार्यक्रम में मौजूद प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां 76,000 करोड़ रुपए की वारवर बंदरगाह की आधारशिला रखी। उन्होंने लगभग 1,560 करोड़ रुपए की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो वहीं एक तरफ चुनाव सामने है तो दूसरी ओर सौगातों की बहार देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी वहां बसे उत्तर भारतीयों के सहारे अपने दमखम बिखेरने के लिए बेताब नजर आ रही है। सपा ने मुस्लिम बहुल और उत्तर भारतीय मतदाताओं वाली 12 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की भी लगभग ऐलान तय कर लिए, ऐलान होना बाकी है। मुंबई और उससे सटे ठाणे जिले की सीटों पर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं पर पार्टी की खास नजर होगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा और कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर घमासान मचा हुआ है। भाजपा ने राहुल गांधी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की खुली चुनौती दे डाली है। तो वहीं हरियाणा में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस में भी जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में मुख्यमंत्री की प्रबल दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला भी खुद को मुख्यमंत्री की पंक्ति में मानते हैं। तो अगर झारखंड की मैं बात करूं तो झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी का फोकस ज्ञान है। जी हां, बाबूलाल मरांडी ने ज्ञान के बारे में विस्तार से बताया। कहा कि जी का मतलब गरीब, वाई का अर्थ युवा, ए का मतलब अन्नदाता यानी कि किसान और एन का मतलब नारी है। यानी आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के संकल्प पत्र में घोषणा पत्र की फोकस में 4 वर्ग हैं: गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। और वही अगर जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो वहां 370 की बात होना तो लाजमी है। कश्मीर में विधानसभा चुनाव में बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी सहित तमाम पार्टियां पूरे दमखम के साथ जुटी हुई हैं। तो वही बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। पार्टियां दमखम बिखेरने को तैयार है और रण में उतरने के लिए भी पार्टियां बेताब नजर आ रही है। लेकिन इस बार दौर दूसरा है। इस बार मोदी लहर देखने को नहीं मिल रही है। इस बार विपक्षी दल, इस बार जो उनका कुनबा है मजबूत नजर आ रहा है। जिस प्रकार से फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी तो कहीं ना कहीं चुनौती बड़ी है इस बार। तो वही इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। तो वही चंचल यादव समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक विनय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वही शिव सिंह भारती बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वही अमित तिवारी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं
राजनीतिक विश्लेषक जी का रुख करूंगी। जी विनय जी, इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगा, कुछ भी एक तरफा नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा आप जम्मू कश्मीर पर हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। देखिए, काफ़ी समय बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा के इलेक्शन जो है मतलब घोषित हुए हैं और जहां भाजपा अपना पूरा दमखम दिखा रही है, वहीं पे वहाँ पे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो और खासकर कांग्रेस जो वहाँ पे अब्दुल्ला की पार्टी से उनका गठबंधन अब अभी निर्णायक दौर पे है। और नो डाउट जम्मू कश्मीर में ये 370 हटने के बाद वहाँ पे इलेक्शन पहली बार हो रहे हैं, तो उससे हिंदुस्तान के जनादेश से तो मतलब नहीं है। अब जम्मू कश्मीर ही बताएगा कि 370 से क्या उसको फ़ायदा मिला जम्मू कश्मीर के पब्लिक को और क्या नुकसान मिला है। बिल्कुल, 2-3 चीज़ें इसमें और हैं कि ये पहला चुनाव हो रहा है जहाँ पे परसिमन जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीटों में चेंजेस हुए हैं। पहले क्या था कि जो कश्मीर रीजन था वहाँ पे सीटें ज़्यादा थीं और जम्मू रीजन में सीटें कम होती थीं। लद्दाख के पार्ट को अलग कर दिया गया है और कमोबेश अब जम्मू और कश्मीर जो रीजन दो अलग अलग हैं, दोनों में सीट शेयरिंग लगभग बराबर है। 3 सीटों का एक एज है कश्मीर में, लेकिन अब ज़्यादा सीटों का अंतर जम्मू और कश्मीर के बीच में नहीं है। जी ठीक है, ओके। अब चर्चा की शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता से कर लेते हैं। इस बार शिव सिंह जी, लोकसभा चुनाव तो हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। ब्रांड मोदी और ब्रांड यानी कि राहुल गांधी के बीच इस बार चुनौती देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल। देखिए क्या है ना कि जिस तरह से लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ और विपक्ष के द्वारा जिस तरह से झूठ फैलाकर और सीटों में वृद्धि कर ली गई, आप आने वाले समय में जो चुनाव राज्यों में होने वाले निश्चित रूप से मानिए वह जम्मू कश्मीर की स्थिति या अन्य जिन राज्यों में भी चुनाव है वहां पर आप देखेंगे कि ये झूठ का जो पुलिंदा लेकर लोकसभा के चुनाव में आए थे वह धीरे धीरे जब ये आगे बढ़े हैं और इनकी नीतियां लोगों को पता लगी तो जनता इनसे विमुख हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पुनः माहौल बना है। भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में 100% प्रदर्शन करके और सीटें अर्जित करके सरकार बनाएगी, वह चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कोई अन्य राज्य हो। स्थितियां लगभग हर जगह, क्योंकि इनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं। ये आरक्षण और संविधान का डर दिखाकर आए थे। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर आई है और विकास में भी वह विकास जो विकास 60-70 वर्षों से छूटा हुआ था, आज महाराष्ट्र में माननीय मोदी जी ने जो सौगात 76,000 करोड़ की जो सौगात दी है, वह सौगात 60 वर्ष से वह बंदरगाह इंतजार कर रहा था, समुद्री रास्ता जिससे पूरे विश्व का व्यापारिक प्रवेश उस बंदरगाह से हो सकता था और महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश को उसका लाभ मिलता। उस परियोजना को 60 वर्षों तक जिन्होंने रोके रखा, तो हम तो विकास की राह पकड़कर सरकार सत्ता को चलाने का प्रयास कर रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, प्रत्येक व्यक्ति उससे लाभान्वित हो, उसकी चिंता करते हुए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और इन राज्यों में भी उसका लाभ 100% मिलेगा। रही धारा 370 हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाला है, वास्तव में जम्मू कश्मीर ने जो इतने वर्षों में भुगता है, जम्मू कश्मीर ने जो इतने समय तक झेला है, कांग्रेस की सरकार हो, वहाँ जिस तरह से मानते हैं ना चुनौती बड़ी है इस बार, 4 विधानसभा चुनाव में इस बार चुनौती बड़ी है हुआ है और कांग्रेस की सरकार या अन्य सरकारें उस पर अपनी चुप्पी साधे रही है, जनता वह भी देख रही है। ठीक है, अमित तिवारी जी, आप लोकसभा चुनाव में न्याय योजना लेकर आए, खटाखट फटाफट कई तरह की वादे और दावे आए, लेकिन जनता को पसंद नहीं आए। क्या इस विधानसभा चुनाव में आपकी रणनीति हो सकती है? क्यों, जनता को हमारे सारे मुद्दे पसंद आए। आप शुरुआत हम करते हैं महाराष्ट्र से। हाँ। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाई भाजपा। समझिए ना इस बात को कि अभी तो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, डबल डिजिट में नहीं पहुंची है।
तो यही प्रदेश में चुनाव होना है। महाराष्ट्र को, यही तो महाराष्ट्र है। लोग जानते हैं, मैं थोड़ा मैं समय चाहूंगा, लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार की जननी बताने वाले, भ्रष्टाचार का पिता बताने वाले जो मोदी जी महाराष्ट्र में जाते थे और मराठी मानुस से कहते थे, ये अजीत पवार जब हमारी सरकार आई तो चक्की पीसिंग 70,000 करोड़ के आरोपी, छगन भुजबल, हसन मसरूफ, प्रफुल्ल पटेल, इन सबको सत्ता की मलाई के लिए मोदी ने आमंत्रित कर लिया। और आप समझिए भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा मराठी मानुस को इतनी पहुंचाई है कि जिन वीर शिवाजी को आक्रांता तक हरा ना पाए, उनका सर न झुका पाए, वो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा में मोदी और मोदी की टीम ने, भाजपा की टीम ने डुबो के ऐसे रख दिया कि जिस प्रतिमा का अनावरण स्वयं प्रधानमंत्री जी ने 1 साल पहले किया था, वो प्रतिमा ढहा के गिर गई है। इससे बड़ा अपमान मराठी मानुस का होगा? इन सभी अपमानों का बदला मराठी मानुस लेगा, चुनाव में लेगा। दूसरी बात, झारखंड की आ जाते हैं। आदिवासियों की जमीनों को लगातार, उनके माइंस को अडानी के मध्य बेचने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र करने वाली भारतीय जनता पार्टी वहां के चुने हुए मुख्यमंत्री, और देश की पहली घटना थी कि कोई चुने हुए मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री आवास से ईडी गिरफ्तार करके लेके गई एक फर्जी केस में। और फर्जी इसलिए कहते हैं कि 5-6 महीने उनको जेल में रखने के बाद ईडी कोर्ट में कुछ प्रूफ नहीं कर पाई, एक तथ्य भी, और सुप्रीम कोर्ट से उनको फटकार लगी। दूसरी बात समझिएगा, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, यकीनन हम मानते हैं कि जमहूरियत का माहौल, जमहूरियत का पर्व धारा 370 के बाद वहां पहली बार आ रहा है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यकीनन हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में जम्मू और कश्मीर से डर करके भागी थी ना, वैसे ही इनका हाल विधानसभा चुनाव में भी होना है। यह बात एकदम सुनिश्चित है, यह बात एकदम सुनिश्चित है। आप लौटूंगी आपके पास। ठीक है चंचल जी, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में दमखम बिखेरने के लिए समाजवादी पार्टी बेताब नजर आ रही है, तो साथ ही उत्तर भारतीयों को भी साधने का प्रयास है। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है आपकी, तैयारी कैसी है? देखिए तैयारी तो मैं सच बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के झूठे कारनामों, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने झूठ की बात कही कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने झूठ फैलाया, जबकि अगर आप देखो तो आज दुनिया की सबसे बड़ी झूठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और इनके बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी प्राचीरों से झूठ बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े संस्थानों से झूठ बोलते हैं। उसके झूठ के कई सारे उदाहरण हैं। और आपने अपने स्टार्टिंग वक्तव्य में घोषणा पत्र की बात कही थी, मैं घोषणा पत्र की बात कर दूं, अगर आज के समय में भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठा और नकली घोषणा पत्र कोई नहीं हो सकता है। आप चाहे महाराष्ट्र का इनका घोषणा पत्र देख लीजिए, चाहे यूपी घोषणा पत्र देख लीजिए, आप यूपी में ही बात कर लीजिए। इन्होंने कहा था किसानों की बिजली माफ कर देंगे, इन्होंने कहा था कि जो है हम लोग कई बार आपके डिबेट में बैठ भी चुके हैं, अपने हर बजट में ये 5 जिलों में मेट्रो बना देते हैं, अपने हर बजट में किसानों की बिजली माफ कर देते हैं, अपने हर बजट में किसानों की आय दोगुनी कर देते हैं, लेकिन सब वो जो है क्या नाम है, किसानों की लागत दोगुनी हो जाती है। इसके अलावा आपने बेरोजगारी की बात करते हैं, आप देखिए ये वो सरकार है जो पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ। सबसे नकारा और निकम्मी सरकार अगर कोई है तो आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है और हमारे केंद्र में बैठे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। सोचिए, अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, इसी उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में आपको याद होगा हरियाणा में एक शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ तो वहां के मुख्यमंत्री, उनके बेटे 50 बड़े अधिकारी जेल में गए। और यहाँ पे तो सरेआम घोटाला हुआ, मानी सर्वोच्च न्यायालय से लेकर मानी हाई कोर्ट से लेकर के, आपने देखा होगा यहाँ पे पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी और मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट किया कि हम जो है इनको जो नियुक्ति देने जा रहे हैं, लेकिन फिर से रिट दाखिल करवा दी अपने जो है शिष्यों से, और उन्होंने रिट दाखिल करा करके फिर वो हकमारी करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जो है जिस तरीके से पिछड़ों के साथ अन्याय करने वाली सरकार नंबर 1 है, कोई सरकार और नहीं होगी। दूसरी बात, आपने एक बात कही विकास की, अभी हमारे साथी कांग्रेस के साथी ने बहुत अच्छी बात कही कि शिवाजी की प्रतिमा, आप सोचो 1 साल नहीं हुआ है, 4 दिसंबर 2023 को उद्घाटन करते हैं, अनावरण होता है, और देखिए 8 महीने के अंदर सोचिए प्रतिमा जो है गिर जाती है। प्रधानमंत्री मोदी तो आज माफी भी मांगते हुए नजर आए। आप सोचिए कितनी माफी मांगोगे आप, जब भ्रष्टाचार में डूबेंगे तो माफी आगे मांगनी पड़ेगी ना। पूरे हिंदुस्तान में आज भ्रष्टाचार पूरी दुनिया पे ट्रेंड कर रहा है। आप सोचिए प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े संस्थानों से पैसे लिए, आप सोचो कोरोना से लोग मर रहे हैं। अभी हमारा साथी, एक नौजवान साथी
कार्डियक अरेस्ट हो गया, 2 दिन पहले एक्सपायर हो गया। मैं सच बताऊं, मुझे इतना दुख हुआ इस बात को सोच करके, सुन करके कि आप बताओ कोविशील्ड कंपनियों से, वैक्सीन कंपनियों से ना चंदा खा लिया। अरे कम से कम लोगों की जो है सौदे, उनके जान की सौदेबाजी तो नहीं करती, लेकिन आपने, ये सरकार ऐसी सरकार है तो जान की सौदेबाजी करती है। आप जो स्लाटर हाउसेस थे, ये सबसे बड़े हिंदुत्ववादी बनते हैं। अभी सबसे पहले आप देखोगे हमारे मुख्यमंत्री गौमूत्र पीते दिखाई देंगे, हमारे बीजेपी के बड़े बड़े नेता गौमूत्र का प्रचार करते दिखाई देंगे, गाय को माता मानने की बात करते, मानते नहीं है। हम समाजवादी लोग गाय पालते भी हैं, गाय को माता मानते भी हैं, लेकिन कोई भाजपा के अंदर गाय नहीं होगी। लेकिन हम लोग सब समाजवादी लोग गाय पालते हैं। सुन लीजिए मैडम, पूरी बात एक बात का जवाब दिए गाय को, और ये स्लाटर हाउसेस से चंदा खाने वाले नंबर 1 पे हैं। दूसरी बात, आपने एक बात का जिक्र किया, ब्रांड मोदी योगी की बात करी। ब्रांड मोदी योगी का गुब्बारा जो था उसकी हवा निकल चुकी है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी के खिलाफ वाराणसी की जनता ने 5.25 लाख से ज्यादा उनके खिलाफ वोट किया है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जो हिंदुत्व का एजेंडा लेके पूरे प्रदेश में लेके चलते हैं, जो हिंदू मुसलमान करते हैं, शमशान रमजान अजान की बात करते हैं, वो आज अयोध्या से लेकर के जितनी धार्मिक हमारे स्थान है, सब जगह बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। अब तो इनको चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, हिंदुत्व के बारे में बात नहीं। और आपको अगर हिम्मत है, ठीक है, जवाब ले लेते 10 सेकंड, अगर आपकी हिम्मत है, आओ विकास के ऊपर बात करो, आओ विकास के ऊपर चैलेंज करता हूं। जो समाजवादी लोगों ने पिछले अपने सरकार में जो काम किए, उसका 1/4 भी अगर आपने काम कहीं कर दिया हो, इसी लखनऊ के अंदर, 10 सेकंड में, इसी लखनऊ के अंदर मैं बता दूं, एक कोई काम जिसका मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया हो, जिसका उद्घाटन किया हो, और बाकी जिलों की तो बात ही छोड़ दो, राजधानी बता दो आप। ठीक है शिव सिंह जी, जवाब दे दीजिए। चंचल जी, जो गाय की आप बात कर रहे हैं, आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आप कार सेवकों पर गोली चलाने वाले, उनका क्या दोष था जिन पर गोली चलाई गई थी? उनका क्या दोष था? कोई इतना बड़ा समाज, बता दो। अरे आप सुनिए, इतना बड़ा हिंदू समाज हिंदुस्तान के अंदर रहता है। सुन लीजिए, आप अपने मुंह से हिंदुत्व की बात मत किया करिए, आप अपने मुंह से गाय की बात मत किया करिए, आप गौमूत्र पीने की बात, आप थोड़ा सुनिए। और चंदा क्यों खाए? ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड का धन्यवाद करिए मैडम। अरे सुन लीजिए, कम से कम आज सबको मालूम है कि चंदा खाने वाले लोग क्या हैं, बताओ। चंचल जी डिस्टर्बेंस मत करिए, सुन लीजिए। आप कार सेवकों पर गोली चलाने का जो पाप किए, अरे जिसने गोली चलवाई बात मत करिए, तो आप और उसी अयोध्या में जिस अयोध्या प्रसाद उसको मिसाल बनाए घूम रहे हैं, उसी अयोध्या प्रसाद के क्षेत्र में लड़की का बलात्कार हार गया, तब आप चुप हो जाते हैं, आप सिलेंडर की बात कर रहे हैं, आप गाय कटने की बात कर रहे हैं, एक बच्ची का बलात्कार होता है, आप उसका 2 बच्चियों के बलात्कार की डिमांड करते हो आप लोग। अरे क्या बात कर रहे हैं? पार्टी शासन का क्या हाल है? आप फर्रुखाबाद याद है? ब्रजभूषण मैं कह तो रहा हूँ, आप मोहित खान को लेकर आपकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। मोहित खान जेल में, बोल नहीं निकलता है, बोल नहीं निकलता है। आप यूपी से बाहर क्या जाएंगे? आप यूपी से बाहर जाने की स्थिति में नहीं, आप महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर का सपना देख रहे हैं। 4 राज्यों पे चुनाव है, चुनाव पर आज डिबेट है, ठीक है। विनय तिवारी जी, इस बार हरियाणा चुनाव में कहीं ना कहीं पहलवानों का यौन शोषण मुद्दा और इसके अलावा अग्निवीर का विरोध और उसके साथ ही किसानों की एमएसपी डिमांड पर भी इस बार ये मुद्दा भी भारी पड़ सकता है, क्या कहेंगे? हरियाणा का चुनाव तो खैर कांटे की टक्कर है ही है। वहाँ पे लोकसभा चुनाव में जो भाजपा ने जो अपेक्षाएं की थी, उस हिसाब से तो उनको परिणाम नहीं मिले हैं। इसीलिए उन्होंने अपना पूरा कैबिनेट बदला था, मुख्यमंत्री उन्होंने बदल दिया, और अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहाँ पे जो इलेक्शन है वो 50-50 है, वो किसी करवट जा सकता है, उसमें कांग्रेस को भी एज है, और बाकी बीजेपी को तो लोकसभा में तो आशा के अनुरूप परिणाम मिले नहीं वहाँ पे। ठीक है शिव सिंह जी, जिस प्रकार से हम देखते हैं ब्रांड मोदी का चेहरा लेकर आप चलते हैं, लेकिन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जो स्थानीय नेता है उस पर दाव चलेंगी इस बार आप लोग? शिव सिंह जी, क्या है, मोदी भारतीय जनता पार्टी का नहीं, देश का बड़ा चेहरा। हाँ, देश का बड़ा राजनीतिक चेहरा। देखिए 130 करोड़ जनता का वह विश्वास,
और उस 30 करोड़ जनता का विश्वास आप इस तरह से देखिए कि जब पूरा विपक्ष उतनी सीटें नहीं ला पाया, भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरे पर 240 सीटें लेकर आई। और आप अगर उनको ब्रांड नहीं मानते, हमारे सपा के प्रवक्ता अभी कह रहे मोदी और योगी जी का गुब्बारा जो है फट चुका है। आप देखिए माननीय मोदी जी की स्वीकार्यता और माननीय योगी जी की उत्तर प्रदेश के अंदर स्वीकार्यता जैसी की तैसी बरकरार है। कभी कभी राजनीति में अलग अलग तरह के परसेप्शन आते हैं। राजनीति में उन परसेप्शन में सीटों का गणित इधर का इधर उधर होता है, लेकिन माननीय मोदी जी तीसरी बार जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। यह क्या स्वागत योग्य कदम नहीं है? उनकी पॉपुलैरिटी में कहाँ कमी आई? लेकिन अगर आपको लगता है, आप इसी मुगालते में मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं कि हमने अगर 37 सीटें यहाँ अर्जित कर ली तो आने वाले राज्यों के चुनाव में भी हम बहुत फेरबदल कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि काट की हांडी चढ़ी थी और वो फूट चुकी है, उसको वो खत्म हो गई, उसका कहीं कोई सरोकार नहीं रहा। और अभी आरक्षण के मुद्दे पर अभी जिस तरह से क्रीमी लेयर पर आरक्षण की बात आई थी, समाजवादी पार्टी को मैं देख रहा था अलग थलग पड़ी थी। बसपा ने जब भारत बंद का ऐलान किया, ये सोच नहीं पा रहे कि उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले या बैकफुट पर आए। ये इनकी आरक्षण पर नीति थी, ये इनकी एससी और एसटी समाज को लेकर इनका जो मत था वो स्पष्ट हो गया है। तो मुझे लगता है जो आने वाले राज्य के चुनाव है, माननीय मोदी जी पुनः ब्रांड है, कोई ब्रांड में ऐसी कोई उनकी कमी नहीं है। मोदी जी बहुत बड़ा चेहरा है, आज भी देश की राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा है और वो इनसे देखा नहीं जा रहा, और वो इनसे इस तरह से भी नहीं देखा जा रहा कि बांग्लादेश में अगर हालात बिगड़ते हैं तो इनको लगता है कि ये भारत में भी इसी तरह के हालात होंगे, तभी हम इनको सत्ता से बाहर कर पाएंगे। इससे पहले इनकी हैसियत नहीं कि इनको सत्ता से बाहर कर पाएंगे। ये इनकी देश की आंतरिक स्थितियों को लेकर इनकी सोच। ठीक है, अमित तिवारी जी जवाब दे दीजिए। जी देखिए, इनके पास डेवलपमेंट का जो एक सगुफा इन्होंने मॉडल पेश किया था वो बिल्कुल फेल हो चुका है। देखो, ये पूरे देश में सभी प्रदेशों में महंगाई नहीं रोक पाए, बेरोजगारी नहीं रोक पाए, महिला उत्पीड़न तो रोक नहीं पाया। हरियाणा की मैं बात करूं, हरियाणा में इन्होंने खिलाड़ियों के यौन शोषण पर जब मेडल लेकर के बिटिया आई देश में, तब तो फोटो खिंचाने पहुंच गए, और जब वो बिटिया यौन शोषण के आरोप की शिकायत करने गई तब प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द ना निकला। समझिए ना बात को। देखिए, अग्निवीर के मुद्दे पर, किसानों के विषय पर, हरियाणा किसान प्रधान राज्य है भाई, और इनकी चुनी हुई सांसद के द्वारा जो शब्दावली प्रयोग की गई है, मुझे कहने में बड़ा अब बहुत दुख लग रहा है। मैं कह भी नहीं पा रहा हूं कि किसान आंदोलन में रेप होते थे, ये कंगना रनौत ने कहा। मैं मानता हूं कि ये शब्द भारतीय जनता पार्टी के थे कि बैकडोर से कहलवाए गए थे कंगना रनौत के माध्यम से। मैं इसलिए इस बात को कहता हूं कि अगर बैकडोर से ये शब्द ना कहलवाए गए होते तो भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद पर कार्रवाई करके इस बात को स्पष्ट करती, लेकिन उनकी कार्रवाई ना करना इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने किस प्रकार से किसानों का अपमान किया है, महिलाओं का अपमान किया है। इसका खामियाजा सब जनता देख रही है। चुनाव में यकीनन इनको वोट के बदले ही चोट देगी। जिस प्रकार से इस बार भी आप महाराष्ट्र में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, अब्बू आजमी बड़ा चेहरा हो सकते हैं, और कितनी सीटों पर बात बन सकती है इंडिया गठबंधन से? देखिए मैडम, वो पार्टी शीर्ष नेतृत्व का सब है। हाँ। और जहां तक बात है चुनाव लड़ने की, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में बहुत मजबूत है और हमारे वर्तमान में 2 विधायक भी हैं, और आने वाले समय में आप देखेंगे तो एक मजबूत अलायंस के साथ हम लोग वहाँ पे काम भी कर रहे हैं। इंडिया अलायंस वहाँ पे बहुत मजबूती के साथ जीतने जा रहा है। जहाँ तक कि आपने अगर लोकसभा चुनाव का भी अगर आपने देखा होगा कि बीजेपी जो है 2.5 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई थी, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो, जबकि बीजेपी वही पार्टी है। मैंने कहा कि नहीं, अभी मुख्यमंत्री का बयान था, हम लोग डिबेट बैठे थे आपके यहाँ, बटेंगे तो कटेंगे। ये इन लोगों का एजेंडा ही रहा है, ये अंग्रेजों से सीखते हुए लोग हैं, बांटो और राज करो। आपने देखा होगा जिस तरीके से शिवसेना इनकी बड़े भाई की भूमिका में वहां पे महाराष्ट्र में हुआ करती थी, इन्होंने शिवसेना की ही पीठ में छुरा होने का काम किया, शिवसेना को 2 फाड़ में कर दिया। सारे जतन कर डाले कि हम किसी तरीके सत्ता में बने रहें। केन प्रकरण, चाहे नैतिकता हो चाहे सिद्धांत विहीन कुछ भी करेंगे, लेकिन इनको जो कोई मतलब नहीं, बस केवल उनको सत्ता में बने रहना चाहिए। वो चाहे किसी भी तरीके से सत्ता में आए, चाहे अपने भाई के ही पेट में छुरा क्यों न घोंप दे। तो उनका यह नतीजा हुआ कि वहां की जनता 2024 में इनको और इनके घटक दलों को भी सबक सिखाने का काम किया। और 2024 में चुनाव होने जा रहा है, सरकार घबराई हुई है, इसलिए जल्दी चुनाव भी नहीं कराना चाह रही है। अभी वहां पे डेट भी नहीं आ पाई है। ये बहुत सारी बातें
उस बातों में नहीं, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूं कि अगर आप बात करें विकास की, आपको याद होगा इसी पूरे प्रदेश में अगर हम बात करें, एक एक जिले की बात करें, मैं एक एक जिले के बारे में अगर शिव भाई अगर पूछेंगे, एक जिले के बारे में बता सकता हूं कहां पे क्या क्या काम हुआ था सपा के शासन में। इसी लखनऊ के अंदर अभी हम लोग आए दिन लोहिया जाते हैं, पीजीआई जाते हैं, इलाज कराने के लोगों को मदद करने के लिए जाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसा कोई दिन नहीं है जो लोहिया आयुर्वेदिक संस्थान में 50 से ज्यादा लोग इस बात के लिए मर जाते हैं उनको बेड नहीं मिलता है। इनको तो सोचिए, कम से कम पूरे लखनऊ के, मैं एक सवाल किया था अभी, आप पूरे लखनऊ के अंदर कोई एक अस्पताल बता दो, कोई एक जगह बता दो जहां आपने 50 बेड भी बनाए हो, एक कोई काम आप बता दो जिसका मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया हो, जिसका मुख्यमंत्री जी ने अभी तक उद्घाटन किया हो। आपका ट्रिपल इंजन यहाँ पे है। और आपको बता दें इसी लखनऊ के अंदर अगर आप काउंट कर लो, मैं आपको बगल से स्टार्ट करता हूँ, विकास की बात करते हो अगर आप, तो यहीं बगल से आपकी पूरे हिंदुस्तान की सबसे हाईटेक हाई कोर्ट, आपकी इलाहाबाद की हाई कोर्ट बेंच समाजी सरकार में बनाने का काम किया। और मुझे याद है, आपको बता दूं आरती जी, मुझे याद है उस समय हमारे हिंदुस्तान के सीजेआई टीएस ठाकुर साहब थे, उन्होंने कहा कि मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इतना हाईटेक जो है क्या नाम है हाई कोर्ट की बिल्डिंग बनाने के लिए सहयोग किया। दूसरी बात उसके सुन लीजिए, इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा जनस्वर मिश्रा पार्क, जेपीएनआईसी की बिल्डिंग, एसीएल का कैंपस, अमूल का प्लांट, पराग का प्लांट, श्याने अवध, प्लासियो, और आप आगे बढ़ोगे डायल 100 की बिल्डिंग, पूरे हिंदुस्तान की सबसे हाईटेक पुलिस मुख्यालय, और आप आगे बढ़ोगे तो उसके बाद आपको मिलेगा जो लुलु मॉल, मेदांता, और आप आगे बढ़ोगे अवध शिल्पग्राम, उसके और आगे बढ़ोगे लिवर ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग, उसके आप और आगे बढ़ोगे तो बगल में 200 बेड का मास्टर अस्पताल, और आप आसियाना चले जाओ तो 100 बेड का अस्पताल जो था क्या नाम लोक बंधु राजनारायण के नाम से, उसको 300 बेड बनाने का काम किया। मलिहाबाद में 100 बेड का अस्पताल, ठीक है। तालाब विधानसभा में सुन लीजिए, विधानसभा चुनाव मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, ठीक है, विकास की बात आपने की, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, हम लोग विकास पे चुनाव लड़ते हैं, सुन लीजिए। उसके अलावा गोमती रिवर फ्रंट, अमौसी से मुंशीपुर तक मेट्रो बनाने का काम, जिससे मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, लोक भवन, और आप आगे बढ़ोगे तो पूरे हिंदुस्तान का सबसे हाईटेक और सबसे टॉप क्लास का काम अगर कहीं पे हुआ तो उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में हुआ। और राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, कोई ऐसा जिला नहीं जहां ना बनाया गया हो। लेकिन ये पूछो भाजपाइयों से कोई एक काम कर पाए क्या? मैंने एक कोई काम ही बता दी मुझे कि मैंने जिसको मुख्यमंत्री ने शिलान्यास कर दिया हो, जिसका उद्घाटन कर दिया हो, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। आपको बता दें लिवर ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग, किडनी ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग, आंकोलॉजी भवन, उसके अलावा पीजीआई का उच्चीकरण करने का काम किया। लौटूंगी आपके पास, चंचल जी लौटूंगी आपके पास, बलरामपुर हॉस्पिटल में, ठीक है। मैं आपको सैकड़ों ऐसे काम जो मेरे जुबान पे मैं आपको बता नहीं पा रहा, आप सुन नहीं पा रही हैं। सोचिए अगर कोई एक काम ही बता दें, एक मैं कह चैलेंज कर लखनऊ के अंदर, और जिलों को तो बात ही छोड़ दो, मैं बता दूंगा उन जिले बात पूछोगे आप तो, लेकिन इनके पास कोई काम नहीं होगा। बस केवल जुमलेबाजी, झांसेबाजी, हिंदू मुसलमान, शमशान, रमजान, अजान, कब्रिस्तान, बस यही। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपको याद होगा इसी उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव चल रहा था, तो प्रधानमंत्री बोले भाइयों बहनों 75 मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, भाइयों बहनों ये बन गया है, भाइयों बहनों दरभंगा में एम्स बना दिया है, भाइयों बहनों हमने ये बना दिया है। आप बताओ कहां बना दिया आपने? सब जनता आजकल तो सब कुछ देखती है, सब समझती है। प्रधानमंत्री जी की सारी बातों को रिपीट कर सुनते हैं कि भैया अब जुमलेबाजी, झांसेबाजी नहीं चलने वाली है, प्रधानमंत्री जी को झोला उठा के निकलना ही पड़ेगा। जो जोड़ तोड़ की सरकार में भी घमंड कर रहे हो आपने कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। शिव सिंह जी जवाब दे दीजिए। जुमलेबाजी नहीं चलेगी अब, कह रहे चंचल जी, जवाब दे दीजिए शिव सिंह जी। बेचारे सोच रहे हैं कहां कोई काम कराया नहीं तो क्या बोलेंगे। शिव भाई बोलिए, अच्छे आदमी बताइए आप। शायद टेक्निकल फॉल्ट हो गया, तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे कई सारे बीजेपी प्रवक्ताओं को टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, जब मैं बोलता हूं इस बात को लेकर के तो जरूर याद आता है। कोई काम नहीं रहता है लखनऊ के अंदर, बता ही नहीं पाते लोग। हाँ शिव सिंह जी जुड़ चुके हमारे साथ, फोन कनेक्ट कराइए। ठीक है, चलिए बाद में आपसे जवाब ले लेंगे। ठीक है विनय जी, भाई। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जहां इंडिया गठबंधन तो मजबूत नजर आ रहा है, एक तरफ जहां बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी होगी, तो दूसरी तरफ मोदी की गारंटी भी का इस बार चलती हुई नजर आएगी। देखिए महाराष्ट्र का चुनाव, ये जो 4 प्रदेश आप जो बात कर रहे हैं, जहां हरियाणा में कांग्रेस को थोड़ा सा एज है, इंडिया गठबंधन को अगर हम कह लें एज है, तो झारखंड में एनडीए को एज है। वहाँ पे सरकार अगर यहाँ पे हरियाणा में बदल रही है, तो ऐसे कमोबेश वही संकेत झारखंड में भी मिल रहे हैं कि वहाँ पे सरकार बदलेगी।
जम्मू कश्मीर चूंकि 370 के बाद अब चुनाव हो रहे हैं तो ऊंट किस करवट बैठेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वहाँ फिलहाल तो अभी किसी की सरकार चल भी नहीं रही है, किसकी बनेगी वो कौन बाजी मारता है ये भविष्य के गर्त में है। महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे बड़ा खिचड़ी प्रदेश है और लोकसभा का जब इलेक्शन हो रहा था तब भी हम लोग डिबेट में थे तो हम कहते थे कि महाराष्ट्र जो है क्या गुल खिलाएगा, वो थोड़ा सस्पेंस उस पर रहता है। यहाँ पे कोई दो दलीय व्यवस्था नहीं वहाँ पे कि दो दल आमने सामने हैं। वहाँ पे वैसे ही कांग्रेस और एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी 4 दल थे। अब पिछले 2-3 साल में क्या है 4 से वो 6 दल हो गए। तो 6 दलों का आपसी जो है मतलब वहाँ पे लड़ाई है। इतना आसान नहीं है इंडिया के लिए भी और इतना आसान नहीं है एनडीए के लिए भी। वहाँ पे सबसे ज्यादा पेच जो दोनों धड़ों के लिए जो है फंसा हुआ वो है सीट शेयरिंग का। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इंडिया के लिए भी और एनडीए के लिए भी एक दुखती रग है। इस पे जो अच्छी तरीके से काम कर ले जाएगा कहीं ना कहीं वो थोड़ा एक कदम आगे निकल जाएगा। ठीक है अमित जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं सामने लाया जा रहा है, क्या इस बार साफ हो पाएगी तस्वीरें? भारतीय जनता पार्टी पहले अपने घर के दरवाजों को सुदृढ़ कर ले और दीवालों को सही कर ले, फिर दूसरे के घर झांकने का प्रयास करे। वो ये बताए कि जहां उनके मुख्यमंत्री है वहां पर अपराध कितना बढ़ा हुआ है। वो बताया हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कल के भाषण में कह रहे थे कि कांग्रेस और सपा के बारे में कह रहे थे कि जिन्ना का भूत आ गया। हम तो कहते हैं जिस प्रकार से लोकसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हवा निकली है पूरी भारतीय जनता पार्टी की, वो बौखला गए हैं। उनको जिन्ना का भूत दिखता है, विकास का मॉडल नहीं दिखता। उन्हें जिन्ना का भूत दिख जाता है, कहीं कुछ दिख जाता है, किसी का भूत दिख जाएगा। यहाँ अपराध की भूतनी घूम रही है तो नहीं उनको पता है कि उस भूतनी को नियंत्रित कैसे करना है। अपराध की भूतनी क्या कभी आपने सुना भी है कि हिंदू हृदय सम्राट होकर के कभी सनातन की पद्धति में अंतिम संस्कार का जिक्र तक सुना है? कि कल फर्रुखाबाद में जो 2 बिटिया लटका दी गई जिनके शरीर पे बेल्टों के निशान है और आनंद फानन योगी की पुलिस ले जाके एक ही चितम झोंक दी। ये हमने तो राक्षसी प्रवृत्तियों में पढ़ा था। हम राक्षसों की कहानी सुनते थे कि पूरे उठा करके लोगों को झोंक दिए, लेकिन हमने कभी भी लोकतांत्रिक और सनातनी पद्धति में नहीं पढ़ा और ये सनातन के पुजारी बनते हैं। दूसरी बात, अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कि आप हिंदुत्व पर बात ना करो। काहे एक 5 रुपए का या 2 रुपए का पट्टा कमल छाप डाल लेने से हिंदुत्व के ठेकेदार हो जाते हैं क्या आप बताइए ना। अगर आप इतने बड़े हिंदुत्व के ठेकेदार हैं तो जो फर्रुखाबाद में एक ही चिता में 2 बिटिया जली उसके लिए जिम्मेदार। लेकिन ये पहली घटना नहीं है। इन्होंने हाथरस में वही किया, इन्होंने हापुड़ में वही किया, ये वही पद्धतियां दोहराई जा रही हैं। तो हमारी मांग पहले से है कि भारतीय जनता पार्टी ने जन सरोकार पर कोई काम नहीं किया। जनता इसका जवाब महाराष्ट्र में भी इनको दे चुकी है, हरियाणा में भी इनको दे चुकी है, झारखंड में भी इनको दे चुकी है। और यकीन मानिए विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आएंगे तो जनता इनके झूठे सगुफों पर नहीं डेवलपमेंट पे बात करेगी, विकास पर बात करेगी। और वो विकास जो पार्टियां करती आ रही हैं। विकास क्या है? विकास लोगों को रोटी सस्ती कैसे मिले, कपड़ा कैसे सस्ता होगा, उनकी दैनिक जीवन में हम उनके लिए क्या कर सकते हैं जो उनकी दैनिक जो आय है वो बढ़ सके, उनकी दैनिक जो दिनचर्या है, जीवन शैली उसमें सुधार लाया जा सके। क्या सब अरबपतियों और खरबपतियों को ही सारे टेंडर और वेंडर दे देने से अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सगुफा छोड़ा जाएगा तो क्या वो भारतीय लोकतंत्र के लिए सही हुआ? शायद नहीं। यकीन मानिए जब चारों राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो अभी भागी थी ना 2024 में जम्मू कश्मीर से चुनाव लड़ने। ठीक है, जवाब दे दीजिए। देखिए अमित जी इतना घटनाओं को लेकर जता रहे, इनका सबसे बड़ी ये राज्यों में ये सिलेक्ट जहाँ इनकी सरकार के अलायंस की सरकार होती है वहां सब पर ये पर्दा डाल लेते हैं आप हमें, बाकी इनको सारी घटनाएं दिखाई देती हैं। पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी घटना हो गई और राहुल गांधी जी 4-5 दिन तक बयान देने में सक्षम नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि नहीं पश्चिम बंगाल पर बोलेंगे। इतनी बड़ी घटना, पूरा पश्चिम बंगाल जल रहा है, डॉक्टर सड़क पर है, वहाँ की आम जनता सड़क पर लड़ाई लड़ रही है, उस पर इनके एक शब्द नहीं फूटे। लेकिन इनको सिलेक्ट घटनाओं पर इनको जिक्र करना चाहते हैं, बाकी घटनाएं कहीं दिखती नहीं है। और जहाँ तक विकास की बात करें तो ऑनलाइन से डिस्कनेक्ट हो गया था। आप हमेशा एक पट्टी आप लखनऊ को विकास
लखनऊ का विकास। क्या बात करते हो? अपराध को अपराध की रिपीट करो ना। हाँ शिव सिंह जी, उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की सुविधा हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस को अपग्रेड दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर यही 100 नंबर जब डायल करते थे पुलिस आती थी और 100 रुपए लेकर चली जाती थी। एक FIR को लॉन्च कराने की स्थिति में नहीं होता था। ऐसी पुलिस की आप गवाही देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो आप जाइए और थाने में आपकी सुनवाई होती है और आपने एक परेशिया और मॉल खुल गया, इतना बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर, इतना बेहतरीन, लेकिन पहले बिना जांच पड़ताल किए, बिना घर वालों की मर्जी से पुलिस उन दोनों बेटियों को उठा के एक झोंक दिया गया, एक ही चिता में झोंक के जला दिया गया। इनको उसका ये जिक्र नहीं करेंगे। ये 4 राज्यों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यूपी में इनकी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। अभी मैं मानता हूं कि इनके हौसले बुलंद हुए हैं और इनके हौसले बुलंद कहीं कहीं दिखने भी लगे हैं, लेकिन जो 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं इनका देखिए कहीं सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी फिर अपने आप को रिपीट करेगी। उन 4 राज्यों में पहले सुपड़ा साफ है आपका, जिसका उद्घाटन करो वही गिर जाए। अरे वाह, शिवाजी का अपमान करने वाले लोग जवाब देना क्या हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी की बात सुन के हंसी आ रही थी। मैं एक सिंपल सा मैंने सवाल पूछा कि एक बता दो भाई, कोई एक काम तो बता दो लखनऊ के अंदर, सच बताएं बीजेपी कोई प्रवक्ता नहीं बता पाता है। खैर वो काम किए नहीं, बताएं कहां से। मैं दूसरी बात पे इनकी बात पे आ रहा हूं। इन्होंने अभी बात करी कि सपा के शासन में पुलिस व्यवस्था को, अरे दोस्त आपको याद नहीं होगा, मैं आपको याद दिला देता हूं। सपा शासन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ऐसा विजन देखा कि गांव के गरीब आदमी को जब कोई अमीर आदमी या कोई भी प्रभावशाली आदमी उसे परेशान करे, बहुत सारे लोग थाने नहीं पहुंच पाते थे मैडम। आपने देखा होगा उस समय की पुलिस का मजाक बनता था कि चोर भाग जाता है, पुलिस पहुंच नहीं पाती है, पुलिस के पास हाईटेक नहीं है, पुलिस के पास गाड़ियां नहीं है, संसाधन नहीं है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ऐसा विजन देखा कि कम से कम हमारे गांव का एक गरीब किसान, नौजवान, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, चाहे गरीब जनरल में क्यों न हो, वो जब 100 नंबर फोन करे तो दरवाजे पुलिस पहुंचने का काम करे। वो विजन जो आदमी क्वालिफाइड आदमी होगा, जो विजनरी होगा, वही देख सकता है। हम लोग तो आपसे उम्मीद नहीं कर सकते इस बात की। दूसरी बात मैं आपसे बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, आपको याद होगा 1090 वुमेन पावर लाइन, आज अगर महिलाओं को सशक्त करने का काम अगर किसी ने सपना देखा था तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिन है। एक बहन को थाने नहीं जाना पड़ता है भाई, वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है कि 1090 फोन करती हैं, वो उसकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं होती है। पहली बात तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं मैडम आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती थी हमारे समाज में, जो है बहन बेटियों को लेकर के ऐसी भ्रांति थी कि भाई कोई घटना घट जाती, लोग सोचते कि हम जाएंगे थाने जाएंगे, मान सम्मान हमारा गड़बड़ हो जाएगा, शादी विवाह में दिक्कत आएगी। इन सब चीजों को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने इतना टॉप क्लास का मतलब एक ऐसा विजन था उन्होंने कि हम कम से कम जो है महिलाओं को थाने ना जाना पड़े, वो 1090 फोन करें, पुलिस सहायता उनको घर पे मिले और उस आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाए, उसको न्याय भी मिल जाए। दूसरी बात, आप विकास की बात कर रहे थे, नवाब सिंह पर भी बोल दो। अरे भैया चंचल जी, नवाब सिंह पर भी बोल दो। ब्रजभूषण शरण सिंह अभी जल्दी कल गए थे हाई कोर्ट, याद नहीं होगा, मैं बता देता हूं आपको किस लिए गए थे, आप जानते हो, ये बताऊं उसके बारे में बताऊं मैं। खैर छोड़ो, आप लोग क्या जानोगे, बलात्कारियों को सम्मान देने वाले आप लोग हो, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को सम्मान लड़कों से गलती हो जाती है। दुनिया की टॉप ट्रेंडिंग न्यूज थी मेरे भाई, सुनिए इससे असंवेदनशील बयान कोई नहीं होगा, लड़कों से गलती हो जाती है। झूठ बोलबे करते हैं, विदेश जाते हैं, कहते भाई बहनों हर साल एक IIT IIM बन जाता है, हर महीने एक यूनिवर्सिटी बन जाती है, प्रतिदिन पता नहीं अटल टिंकरिंग लैब पता नहीं कहां बनाए इन्होंने, भगवान जाने, दिखाई नहीं देता कहीं, प्रतिदिन बिक जाता है, भूल जाते हैं, शब्दावली चयन में दिक्कत रहती है। आप बताओ कहां बनाए हो, ये इतने झूठे लोग हैं, बड़े बड़े संस्थानों झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी हर साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, ये बता दो शिव सिंह भारती अपने क्षेत्र का आदर्श गांव का नाम बता दो, मैं जान जाऊंगा झूठ नहीं बोलते हो आप लोग। आप बता दो कोई आपने स्मार्ट शहर बनाया हो, बस जुमलेबाजी। आप बता दो, आरती जी इनसे पूछ लो, मैंने कई सवाल पूछे बता नहीं पाई है, इनसे पूछ लो कि एक कोई आदर्श गांव का नाम बता दो। मोदी जी ने जो जयपुर गांव लिया था, जाके हाल देख लो उस गांव का क्या हाल हो गया है। राजनाथ सिंह ने लखनऊ के जो गांव लिया था उसके हाल जाके देख लो। आप लोग क्या बात करो, केवल झांसेबाजी वाला काम करते हो आप लोग। मैं दूसरी बात आप करा दूं, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के भी नहीं हुए। आप बताओ, वहां से लाइट चोरी करा दी, अरे भगवान को कम से कम बताओ, पूरी की पूरी लाइट चोरी करा दी इन लोगों ने। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए भगवान का नाम लेते हुए आप लोगों को कम से कम। आप लोग अभी हमको हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे थे, सच पूछो अगर आप बात कर लो तो बीजेपी के लोग केवल खोखले हिंदुत्ववादी बनते हैं। आप पूछो किसी घर में गाय है क्या,
कोई एक बीजेपी नेता का नाम बता दो। हम यादव लोग, हम समाजवादी लोग गाय पालते हैं, हम जानते हैं गाय की रक्षा करना, हम जानते हैं गाय का माता का महत्व, लेकिन इनके पास क्या है? ये केवल गाय माता की मूत्र की बात करेंगे, कभी कुछ बात करेंगे, कभी कुछ बात करेंगे, गुमराह करने वाली बात करेंगे। लेकिन आप सोचो काम क्या करोगे आप? आज सोचो गायों की हालत आप देखो, जो आप गौशाला है आप आस में, उस गायों की हालत जाकर देख लो, आपको सच बताएं घृणा हो जाएगी इन सरकारों से। आरती जी, अगर आपके अपने चैनल वाले रिपोर्टर में बता दूंगा, कई सारे गौशाला देखता हूं, गाय तड़प तड़प के मर रही हैं, और उन्हीं गायों की आत्माएं आप लोगों को जो है समझो कि विनाश करने वाली हैं, नाश करने वाली हैं। ठीक है, जान लीजिए। विनय तिवारी जी, मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, एक अकेला सब पर भारी, आपने लोकसभा चुनाव में बहुत सुना होगा। अब 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिस प्रकार से 5 किलो अनाज की बात करें, मोदी सरकार में 5 किलो अनाज हर घर को, गरीब घर को मिल रहा है, आवास बनाने की, शौचालय बनाने की, ये सब कितना कारगर साबित होगा इस बार? देखिए, ये सब राजनीतिक पार्टियां हैं, या स्थानीय मुद्दे हावी हो जाएंगे इस बार? नहीं, मैं क्या आ रहा हूँ, ये सब राजनीतिक पार्टियां हैं, वो बेसिकली अपनी बात कम, दूसरों की बुराई ज़्यादा लोग करते हैं, वो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है, अभी भी वो हिंदुस्तान के सर्वमान्य नेता हैं। तकरीबन 50% लोग अभी उनको पसंद करते हैं। उनकी रेटिंग 50%, 49 पॉइंट समथिंग अभी भी रेटिंग जो भी हार्डली एक हफ्ता पहले हुई है। और लाख पोजीशन अगर मोदी की अगर हम इन लोगों की बात माने कि अगर साखगिरी है, तब भी वो 240 पे हैं, जितना विपक्ष पूरा मिलकर लेके आया है। मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं, केवल अगर भाजपा की मैं बात करूं तो भाजपा की सीट जितनी है उतनी पूरी इंडिया गठबंधन की हैं। तो इसलिए आंकड़े तो ये बता रहे हैं, बाकी सबको अपनी अपनी बात रखने का हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अपने हिसाब से कुछ भी चीज़ें रख सकते हैं, उसमें मैं तू में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, ये हकीकत है, हिंदुस्तान के अभी भी वो सर्वमान्य नेता हैं, उनके आसपास पॉपुलैरिटी में अभी दूसरा कोई नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। चंचल जी, आप मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर 50% से ज्यादा सर्वमान्य होते तो बीजेपी का हाल क्यों हो जाता है ऐसा? जो बड़े बड़े सपने देखे थे कि हम इतने सीटें जीत जाएंगे, उतने सीटें जीत जाएंगी, और कितनी बेईमानी करी इस चुनाव में, आप बता दो। कितने पैसे का आपने देखा होगा, अभी एक रिकॉर्ड अभी आया है, अभी एक आपने देखा होगा किसी ने शेयर भी किया था कि किस तरीके से अभी एडीआर की रिपोर्ट से लेकर कई सारी चीजों की रिपोर्ट भी आई है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी और चीटिंग करी है। उसके बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश में देखें, महाराष्ट्र में देखें, हरियाणा में देखें, राजस्थान में, कई सारे राज्यों में देखिए कितनी साख गिरी है प्रधानमंत्री जी की। और दूसरी बात, आप साख की बात कर रहे हो, आज के समय में जब भी भ्रष्टाचार की बात आती है तो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री कहते थे, बहुत बड़ी होर्डिंग लगाई पूरे देश में, बहुत हो भ्रष्टाचार पे वार, अब की बार मोदी सरकार। आप मुझे बता दो, उत्तर प्रदेश से लेके पूरे हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं जिसके बारे में प्रधानमंत्री नाम लेकर बोला करते थे, भाई बहनों, 70,000 करोड़ का घोटालेबाज जेल जाना चाहिए कि नहीं जेल जाना चाहिए? आप बताओ। डिप्टी सीएम बना दिया आपने, एक को तो मुख्यमंत्री बना दिया आपने, हेमंता बिस्वा शर्मा, जिसके खिलाफ आपने वाटर घोटाले में जो है बाकायदा बुकलेट जारी करी थी। शुभेंदु अधिकारी से लेकर, नारायण राणे से लेकर, छगन भुजबल से लेकर के, अशोक चौहान से लेकर के, न जाने पूरे देश में जितने भ्रष्टाचारियों के नाम आप बता दें मैडम, उस सारे के सारे भ्रष्टाचारियों के नाम जो है लेकर के प्रधानमंत्री राजनीति करी, राजनीति चमकाई। और आज आप बता रहे हो सर्वमान्य, लोग कहते हैं, लोग हंसते हैं प्रधानमंत्री की बात को, सुनना नहीं चाहता उनको। मैंने बताया वो ब्रांड जो था ना वो खत्म हो चुका है, और आने वाले समय में एक एक राज्य आप देख लेना, ब्रांड खत्म हो चुका है। एक एक राज्य देख लेना, यही हालत होगी प्रधानमंत्री जी की, देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, शिव सिंह जी जवाब दे दीजिए। शिव सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है। अमित जी, जिस प्रकार से बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा भी कहीं ना कहीं अभी भी गर्म नजर आ रहा है, 4 विधानसभा चुनाव में ये भी देखने को जरूर मिल सकते हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, अभी भी क्या, ये है ही, अभी भी केंद्र सरकार की कम से कम 13 लाख सरकारी नौकरियां खाली हैं, पद रिक्त हैं, और इन पर कोई बात नहीं होती। इन सब नौकरियों को प्राइवेट वेंडर को ट्रांसफर किया जा रहा है और सभी संविदा पर होती जा रही है आराम से, क्या समस्या है? लोग देखिए, रोजगार का मानक इस सरकार ने जोमेटो से जो जॉब कर रहा है उसको भी सरकारी रोजगार में शामिल कर रहे हैं, जो स्विगी बांट रहा है, जो ओला बाइक चला रहा है। तो सरकार ने युवाओं के साथ छलावा किया है, यकीन मानिए सरकार ने युवाओं के साथ जो अपराध किए हैं, जो छलावा किया है, उनकी
दयनीय स्थिति से खिलवाड़ किया है, उसका हस्त्र, उसका सबक जनता ने लोकसभा चुनाव में भी दिया है। 400 की बेचने वाली कुर्सी की तरह की बार 400 पार 400 पार आ गए 240 पे, और 2 बैसाखियां लगी हुई हैं। अभी देखो ना, एक मुद्दा है जाति जनगणना को लेकर के, ठीक है। अभी देखो कि हमारे नेता ने सबसे पहले इस बात को उठाया, पूरा देश इस बात को चाहता है। अब इनके दल के लोग जो इनके साथ में एनडीए में, उत्तर प्रदेश से राजभर जी भी कूद पड़े, उधर चिराग पासवान जी भी, उधर नीतीश जी भी। देखो 2 बैसाखियों पर चलने वाली जो सरकार है ना, वो बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। यकीन मानिए सरकार बहुत जल्दी जाएगी। आप इस चीज को लिख करके देखिए, क्योंकि उन्होंने जनहित पर कोई काम नहीं किया। जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जातीय जनगणना पे बोल रहे हैं। इनकी कर्नाटक में सरकार है सिद्धरमैया की, उन्होंने जातीय जनगणना करा ली है, लेकिन अभी वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, उसको पटल पे नहीं ला रहे हैं। पता नहीं कौन सा धर्म संकट है, वो तो यही बताएंगे। एक बार बता तो रहे हैं कि हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन इनकी सरकार ने करा लिया है और अभी उसको पटल पे रखा नहीं है। अब क्या धर्म संकट है वो यही बता सकते हैं। नहीं, हमें बता, एक बार आप बहुत ही निष्पक्ष मन से पूछिए भारतीय जनता पार्टी से कि वो मतलब वो लोगों का हक क्यों नहीं देना चाहते। जो आज उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों का हाल है, जो चयनित थे उनका भी, जो अचयनित है उनका भी, उस पर एक बार पूछिए ना सरकार से सवाल, फिर जवाब मिलेगा कि इसमें क्या लाभ है, क्या ये चीज कहना कि अगर कोई गलत कर रहा है तो हमको भी हक मिल जाता है गलत करने का, ये बात गलत है। बिल्कुल नहीं। आप जिस मुद्दे पे सरकार बना रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, आपने वहां पे आपकी सरकार ने जनगणना करा ली है। ये केंद्र का विषय है। केंद्र अरे भाई, आपने बिहार में जनगणना कराई थी ना, कांग्रेस और तेजस्वी और नीतीश कुमार ने मिलकर जनगणना कराई और उसको पटल पे रख दिया। अब आपके कर्नाटक सरकार में आपने सिद्धरमैया जी ने करा ली है, उसको क्यों नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं? नहीं तो सर पूछिए ना भारतीय जनता पार्टी से आखिर क्या समस्या है। भारतीय जनता पार्टी नहीं करा रही, आप बताइए ना, पूछिए ना। अरे आप आना चाह रहे हैं सरकार में, आप पावर में आना चाह रहे हैं, आप खुले मन से आइए ना। आपकी नियत और क्रियान्वयन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी की क्या नियत थी बताइए। भाजपा को देख के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आपकी राजनीति मुबारक हो कि भाजपा ये नहीं कर रही, इसलिए हम भी यही नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के पक्ष से बोल दीजिए। नहीं, बात पक्ष की बात ही नहीं है। अरे भाजपा के किसी भी प्रदेश सरकार ने एक मिनट भाजपा के किसी भी प्रदेश सरकार ने कोई भी जातीय जनगणना अभी तक नहीं कराई है, तो मैं कहता हूं कि उसने खराब काम किया। लेकिन कांग्रेस ने, कर्नाटक सरकार ने जातीय जनगणना करा ली है, उसको डिस्क्लोज करिए। हाँ, वो डेटा डिस्क्लोज होंगे, क्यों नहीं होंगे डिस्क्लोज? क्यों नहीं हो रहे? बिल्कुल होंगे। नहीं, ये हमारे आपके कहने से नहीं, वो जब डेटा संयोजित हो जाएगा, जब कैलकुलेट हो जाएगा, डिस्क्लोज होगा, पटल पर आएगा। बहुत समय हो गया महाराज, बहुत समय हो गया। मैं बोलता हूँ, ठीक है, विनय जी आप बताइए, आप उसको बड़ी तेजी की बात कर रहे हैं। अभी मेरा ख्याल है 2 साल भी कर्नाटक सरकार को नहीं हुए होंगे, उन्होंने जातीय जनगणना भी करा ली और आप चाहते हो तुरंत लागू भी कर दें, सारी चीजें कर दें, करेंगे, आप परेशान मत होइए। नहीं। पूरे देश, मेरी बात सुनिए ना, 2 साल के अंदर करा ले। लेकिन आप बताओ बीजेपी क्यों नहीं करना चाहती? अब बीजेपी के सारे घटक दल चाहते हैं। सुन लीजिए, बीजेपी की मंशा क्यों खराब है? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अभी आपने देखा होगा पीलीभीत के विधायक के पिताजी धरने पे बैठे हुए हैं, किस बात को लेकर के पता है? कि भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। रामशरण वर्मा जी सबसे उत्तर प्रदेश के भ्रष्ट मुख्यमंत्री योगी जी। इसके अलावा और उन्होंने भ्रष्ट मुख्यमंत्री के बारे में बोला। इसके अलावा मोती सिंह आपके बीजेपी के बहुत बड़े नेता रहे, 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे। उन्होंने कहा अभी तक के मेरे राजनीतिक इतिहास की सबसे भ्रष्ट कोई सरकार रही है तो बीजेपी की सरकार रही है। और आपने देखा होगा इसी उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कोई डिपार्टमेंट ने भी, पुलिस की बात कर रहे थे ना 100 रुपए वाली बात, भाई मेरे 100 रुपए नहीं, थाने में जिस दिन घटना घट जाएगी, मैं बता दूं प्रवक्ता साथी, आपका भी काम बगैर पैसे के नहीं करा पाओगे। ये बीजेपी के नेताओं को तो कोतवाल डांट के भगाता है कि निकल लो, पहले निकल लो यहां से। मैं जानता हूं और मेरे कई सारे बीजेपी के साथी, मैं जानता हूं उनकी हालत। सुनिए, और ये थे तो थाने से अपराधी छुड़ा लाते थे। भैया सुन लो, और चंचल जी सरकार थी तो अपराधी छुड़ा लाते थाने से। आप सुनिए, इतनी हालत थी, ये भी बता दीजिए, के पार्टी ये भी बता दीजिए, जोड़ दीजिए। वो बकायदा बेचारा धरने पे बैठ गया
विधायक वो दिनेश लाल खटीक पिछड़े जाति का था और आपके समाज का राहुल सुनील तिवारी जी सर जानते वो बेचारे बैठना पड़ा धरने पे और धरने पे बैठने के बाद विनय भाई बता दें वो बेचारा कहा कि मेरी कोतवाल नहीं सुनता है। 30 सेकंड में देखिए 30 सेकंड में खाली ये लूंगा। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी सरकार बहुत त्वरित काम करती है। इस चीज का डंका तेजस्वी और राहुल गांधी जी ने कहा कि हमने 1 साल के अंदर बिहार के अंदर जातीय जनगणना करा के और सब कुछ कर दिया, तो बहुत कम समय में कर दिया। तो वहां पे कर्नाटक में 2 साल हो गए। दूसरी चीज अब अभी जो ये बता रहे थे कि कुछ विधायक सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में कल जो है अधीर रंजन जो है ममता बनर्जी खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कह रहे थे यहाँ पे लोकतंत्र है ही नहीं। वो कांग्रेस, अब कांग्रेस के वो एक्टिव मेंबर हैं, अभी तक ना तो कांग्रेस ने उनको हटाया है ना उन्होंने रिजाइन किया है, और उन्होंने इंडिया गठबंधन की एक जो सरकार है पश्चिम बंगाल का उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी आ गई। ये तो डेमोक्रेसी। ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में आप देखो, हाईकोर्ट किस लिए गए थे आप बताओ? ब्रजभूषण शरण सिंह ने गलत किया। देखिए मैं उसको डिफेंड थोड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भाजपा का कोई वो थोड़ा नहीं। सम्मानित किया उन्होंने, जवाब दे दीजिए शिव सिंह जी। देखिए इंडिया अलायंस जब बात करती ना दलित उत्थान और ये अभी अमित तिवारी जी बोल रहे थे, तो ऐसे इसका मतलब है कि 60 वर्षों तक इन्होंने उनको दबाए रखा। 60 वर्षों तक इनको जो आवश्यकता नहीं महसूस हुई उनको 60 वर्षों में नेहरू जी आपकी टांग पकड़ के खींच लाए। 60 वर्षों तक वहाँ डाटा लेके बैठ जाते हैं दूसरे राज्यों पर दबाव बनाने के लिए। तो देखिए क्या है इनकी रीतियां नीतियां 60-70 वर्षों तक देश में जिस पार्टी ने राज किया हो और उसके बाद भी दलितों की स्थिति न सुधरी हो, दलितों की स्थिति में सुधार न आया हो, तो अपने गिरेबान में जाके नहीं मैं जवाब दूंगा इनका। हाँ शिव सिंह जी पहले आप जवाब दे दीजिए। लेकिन है क्या इनको देश में उस तरह का वातावरण चाहिए। चंचल जी बोल रहे थे कि थाने भारतीय जनता पार्टी के लोग जाते हैं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है। तो इनकी सरकार थी तो थाने से ये अपराधियों को पकड़ लाते थे और इनके कहने पर FIR लिखी जाती थी। इनके कार्यालयों पर FIR लिखते थे। अरे जी की बात का जवाब देंगे, बस 1 मिनट। चंचल जी 1 मिनट दीजिएगा। शिव जी की बात का जवाब देना है। यहाँ का परिवेश क्या था, मैं आजमगढ़ में जानता हूँ क्या परिवेश था। और आप देखिए आप अगर इस तरह की बात करेंगे जी की बात का जवाब देना है मुझे। अपने गिरेबान में झांक के देख लीजिए। उस विकास के साथ लॉ एंड ऑर्डर की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई थी उसका भी जिक्र कर लिया करिए, उसका भी जिक्र करिया करिए। आप उसका जिक्र नहीं देखिए मैं सीधी की बात कर सकते हैं विधानसभा में फंसाने का जो काम करते हैं वो यहाँ चलेगा नहीं। इन्होंने 60 साल का जिक्र किया। 60 साल वाले पे कुछ जवाब ले ले। बुलेट ट्रेन वाला एक्शन होता है उत्तर प्रदेश में अब। अरे बुलेट ट्रेन देखिए 60 साल वाले सवाल पे छोटा सा जवाब ले ले। बुलेट ट्रेन में एक 60 साल राज करने वाले सवाल पे जो हमारे भाजपा के साथी पूछ रहे बार बार, उस पे जवाब ये है इनको कि 60 साल में जो MNITs बने, जो IITs बने, जो देश के संस्थान बने, और वो 60 साल में ही बने हैं जिन्हें आपने 10 सालों में बेचने का काम आपके प्रधानमंत्री ने किया। IIT बनी, आप उस पर जवाब दीजिएगा। आपने अभी कहा कि IITs बेचे, MNITs बेचे, एयरपोर्ट बेचे, ठीक है, पोर्ट बेचे, क्या नहीं बेचे, ये बने कब? वहाँ पर आप डिस्क्लोज करने की स्थिति में नहीं है। अरे आप 60 साल में विनय जी लास्ट में खाने की स्पीड बड़ी तगड़ी। चंचल जी को बोल दीजिए 10 मिनट के लिए। ठीक है विनय जी, 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, एनडीए को कितना फायदा मिलेगा या इंडिया को? देखिए मैंने बीच में ही बोल दिया था कि 4 प्रदेश में इलेक्शन है, वहाँ पे एक जगह तो इंडिया का जो है पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा, वो है हरियाणा, और झारखंड में एनडीए को बढ़त है अभी जो इस समय जो सिनेरियो दिख रहा है। और महाराष्ट्र चूँकि वहाँ पे बहुत सारे दल हैं, 6 दल हैं, और वहाँ 50-50 मामला है। जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी इसकी उत्सुकता हमें भी है, क्योंकि 370 हटने के बाद वहाँ पे दोबारा से चुनाव हो रहे हैं। अब जमहूरियत में वहाँ की पब्लिक किस तरीके से जो है किस जोश खरोश के साथ जो है अपना उतर रही है, वो आने वाला समय ही बताएगा। ठीक है चंचल जी। देखिए
आपने हरियाणा में तो मान ही लिया है, मैं झारखंड की बात कर लेता नहीं, हमने नहीं माना, मतलब मैंने न्यूट्रल रखा। मैं बताऊं, झारखंड की बात कर लीजिए आरती जी। पता है इनके पास नेता नहीं है, बेचारे चंबई सोरेन को लेके गए हैं अभी, सोचे किस तरीके से इनकी हालत कहाँ खस्ता हो गई है। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में एक आज लड़ी नहीं रही चुनाव, इनके प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। आपने देखा होगा एक पल्लिस जारी होती है, अगले दिन उसको हटा दिया जाता है। तीसरा, महाराष्ट्र में तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है, इनके सारे जो घटक दल के नेता हैं उनकी भी जमानत जब्त होने जा रही है। दूसरी बात, मैं आपसे एक बड़ी ईमानदारी से बात करना चाहता हूं। देखिए, चुनाव आम जनता बनाम बीजेपी के 10 साल के काले कारनामे, काले कुशासन और जो झूठे वादे, जुमलेबाजी, झांसेबाजी खिलाफ जनता चुनाव। ठीक है, समय कम है। ठीक है, आप सभी का पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही आज 4 राज्यों में चुनाव को लेकर काफी बहस हुई और सभी ने अपने अपने पक्ष रखे और हर कोई अपनी पार्टी को जीतने के लिए दमखम बिखेरता हुआ नजर आया। पार्टियां पूरे दमखम के साथ जुटी हुई नजर आ रही। 10 साल के बाद सूबे में यानी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं। 370 काफी मुद्दा रहा, बेरोजगारी मुद्दा रहा। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।